गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं अभिषेक दीक्षित एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे वहां से जहां से पिछली क्लास में हमने बात खत्म की थी, और एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि इसी चैप्टर में चैप्टर 1 में ही हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ना, यानी हिंदी में इसे कहते हैं आय का चक्री प्रवाह। लेकिन आय का चक्री प्रवाह या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की वीडियो मैं इकोनॉमी पढ़ाने से बहुत पहले बना चुका हूं, जो इसी चैनल कॉन्सेप्ट टाइम पर पड़ी हुई है, तो आप सर्च करके उसको अलग से देख सकते हैं। उसे मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। तो जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज। अब मानिए अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण, अर्थव्यवस्था किस आधार पर कितने भागों में बांटी जा सकती हैं। तो सीधी सी बात है, अगर हम किसी भी चीज की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, विभाजन की बात करते हैं, तो अगर मैं कहता हूं कि दुनिया में जितने देश हैं इनको विभाजित करिए, इनको क्लासिफाइड करिए, तो आप पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि किस आधार पर करें, मतलब किस बेस पे करें। हम बेस पॉपुलेशन माने, पर कैपिटा इनकम माने, या टेक्नोलॉजी माने, कुछ भी माने। आप कहोगे कुछ बेस दो तभी तो मैं उसका विभाजन करूंगा। जैसे 50 लड़कों को मैं आपके सामने खड़ा करता हूं और मैं कहता हूं इन लड़कों में विभाजन करिए, तो आप पूछोगे अरे किस आधार पर विभाजन करें, किस बेसिस पर करें, इनकी हाइट के आधार पर, वेट के आधार पर, किसी कुछ तो आप बेस बताइए। उसी तरह जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज, अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण करते हैं, तो हम कई बेस के बारे में पढ़ेंगे, कई बेस के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को क्लासिफाई करेंगे। लेकिन इस वीडियो में जो हम क्लासिफाई करेंगे वो सिर्फ एक आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रोल और गवर्नमेंट, सरकार की भूमिका के आधार पर ही हम वर्गीकृत करेंगे, और जो दूसरे बेस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यहां पर हम बेहतर ढंग से समझने के लिए सिर्फ इस आधार पर बात करेंगे कि राज्य मतलब यानी सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को हम कितने आधार पर बांट सकते हैं। तो जैसे मैंने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है कि सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला कौन सा भाग है? पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरे को हम कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी या समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरे को हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हम एक एक करके अब समझने का प्रयास करेंगे कि ये तीनों क्या होती हैं और कैसे ये एक दूसरे से भिन्न हैं या अलग हैं। अगर हम जब बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, तो सबसे पहले बात ये आती है कि आखिर जो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की थ्योरी है या कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया था, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रवर्तक कौन है, सबसे पहले इसको किसने दिया था। तो अगर हम बात करें, इसे दिया था एडम स्मिथ जी ने दिया था। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लेजेस फेयर का कॉन्सेप्ट दिया था। अब ये लेजेस फेयर का मतलब क्या होता है ये समझिए। एडम स्मिथ ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया था और इसका समर्थन किया था। और लेजेस फेयर का मतलब होता है अहस्तक्षेप की नीति, यानी इन्होंने कहा कि सरकार को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अर्थव्यवस्था को मार्केट पर छोड़ देना चाहिए। पहली बात ये हो गई। अब दूसरी बात ये आती है कि आखिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती क्या है। तो अगर सिंपल शब्दों में हम इसको समझने का प्रयास करें, तो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं इकोनॉमी में, रिसोर्सेज होते हैं, उसमें क्या होगा, प्राइवेट ओनरशिप होगी, यानी जितने भी देश में संसाधन होंगे उसमें निजी स्वामित्व होगा। निजी स्वामित्व का मतलब, संसाधन का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं कि वो सारी चीजें जिनका हम प्रयोग करते हैं। अब इसको अगर हम इकोनॉमिक टर्म में समझने का प्रयास करें कि रिसोर्सेज, जैसे मैं बात करता हूं कि जो भी इंडस्ट्री होंगी वो किसके हाथों में होंगी, वो प्राइवेट सेक्टर के पास होंगी। जितने भी स्कूल होंगे वो कैसे होंगे, प्राइवेट होंगे। जितने भी हॉस्पिटल होंगे वो कैसे होंगे, प्राइवेट होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिसोर्सेज पर प्राइवेट ओनरशिप होगी। तीसरी बात अगर हम इस पे करें, तीसरी बात हम इस पे करने का प्रयास करते हैं, तो हम देखेंगे कि जो हमने 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एवरी इकोनॉमी कवर किया था, कि जो अर्थव्यवस्थाओं की सबसे बड़ी 3 समस्याएं होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए, फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो यहां भी उसकी थोड़ी बात होगी। तो सबसे पहले अगर हम कहें व्हाट टू प्रोड्यूस, तीसरा आ जाएगा हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस।
यानी ये हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जब बात होती है व्हाट टू प्रोड्यूस यानी कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है, हाउ टू प्रोड्यूस यानी लेबर का प्रयोग अधिक करना है या टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उत्पादन करना है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस का मतलब हुआ कि गरीबों के लिए उत्पादन करना है या अमीरों के लिए उत्पादन करना है या बच्चों के लिए उत्पादन करना है, युवाओं के लिए उत्पादन करना है या वृद्धों के लिए उत्पादन करना है। तो इन तीनों का मतलब ये होता है। तो हमने बताया था कि जो भी ये तीन समस्याएं होती हैं, जब हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी तीन समस्याएं मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यही तीन समस्याएं होती हैं। अब इन तीनों समस्याओं का समाधान कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कौन करता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर करता है, यानी निजी सेक्टर, निजी क्षेत्र यह फैसला करेगा कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। यहां पर यह कौन फैसला करेगा? निजी क्षेत्र फैसला करेगा। अगर चौथा में बात समझे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की कि आखिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो यहां पर सीधी सी बात है, अगर निजी क्षेत्र इन्वॉल्व है, सब कुछ निजी क्षेत्र देख रहा है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? लाभ होगा। अगर निजी क्षेत्र, आप अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में जो भी निजी फैक्ट्रियां, स्कूल हैं, उनका मेन टारगेट क्या होता है? क्या वो उनका कहीं भी उद्देश्य सामाजिक कल्याण या सोशल वेलफेयर होता है? बिल्कुल नहीं। उनका उद्देश्य क्या होता है? अपना प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाना। और अगर प्रॉफिट कमाना है तो जो प्राइस होगा किसका? वस्तुओं और सेवाओं का, गुड्स एंड सर्विसेज का, वो कैसे निर्धारित होगा? जब भी प्राइस की बात होगी, अगर प्रॉफिट के उद्देश्य से प्राइस निर्धारित हो रहा है, तो प्राइस कैसे होगा? डिमांड एंड सप्लाई, जो भी मार्केट फोर्सेस होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर निर्धारित होगा। कैसे? अगर मार्केट में किसी भी वस्तु या सेवा की डिमांड ज्यादा है, किसी भी वस्तु की डिमांड, मांग ज्यादा है, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। और अगर किसी की सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस कम हो जाएगा। तो निजी क्षेत्र किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेगा? जिनकी डिमांड ज्यादा हो मार्केट में। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में जिन वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड ज्यादा है, उसका जब निजी क्षेत्र उत्पादन करेगा तो उसको बहुत अधिक कीमत पर बेचकर लाभ कमा लेगा। तो वस्तुओं और सेवाओं का जो प्राइस निर्धारण होगा वो कैसे होगा? डिमांड एंड सप्लाई। और इन्हीं डिमांड एंड सप्लाई को कहते हैं मार्केट पावर्स और मार्केट फोर्सेस, या बाजार की शक्तियां कहते हैं। 5। अब छठी बात आती है, चलिए हमने सब कुछ तो पढ़ लिया, तो आप कहोगे कम से कम एग्जाम्पल तो कुछ दीजिए कि कौन सी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के एग्जाम्पल हैं। अगर हम बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के एग्जाम्पल्स की, तो हम देख सकते हैं यूएसए, ठीक है, हम देख सकते हैं ब्रिटेन, और उसके बाद हम देख सकते हैं जापान को। ये तीन देश जो हैं, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के प्राइम एग्जाम्पल हैं। अब पहली चीज हमने कवर कर ली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब हम दूसरा जो प्रकार पढ़ेंगे या टाइप पढ़ेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी की। और हम सबसे पहले अगर बात करेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी की, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? इसका कॉन्सेप्ट दिया था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स जी ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि यहां पर रिसोर्सेस पर प्राइवेट ओनरशिप थी, निजी स्वामित्व था, तो यहां पर रिसोर्सेस पर क्या होगा? रिसोर्सेस पर क्या होगा? यहां पर जो रिसोर्सेस होंगे, संसाधन होंगे, उसमें क्या होगा? गवर्नमेंट ओनरशिप। यानी यहां पर संसाधनों पर क्या था? प्राइवेट, निजी स्वामित्व था। यहां पर राज्य या सरकार का स्वामित्व होगा संसाधनों पर, ठीक है। तीसरी बात आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। जैसे ये जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, इनका समाधान कौन करता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी में। तो अगर हम ये बात करें कि जो तीन समस्याएं हैं, कौन सी? व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये जो तीनों समस्याएं हैं किसी भी इकोनॉमी की, सोशलिस्ट इकोनॉमी में इन तीनों समस्याओं का समाधान कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा, याद रखिएगा। यहां पर कौन कर रहा था? प्राइवेट सेक्टर कर रहा था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा? इसका समाधान कौन करेगा? इन तीनों समस्याओं का गवर्नमेंट करेगी। चौथी चीज आती है प्रॉफिट। सीधी सी बात है कि अगर
सरकार जो है, जो भी सरकार है, अगर वो इकोनॉमी को संचालित कर रही है तो क्या सरकार प्रॉफिट पर ध्यान देगी? नहीं। सरकार किस पर ध्यान देगी? सरकार ध्यान देगी सोशल वेलफेयर, यानी सामाजिक कल्याण पर बल देगी। सरकार उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेगी जो जरूरी हैं, आधारभूत हैं। सरकार उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं करेगी जिनकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है। यानी सरकार काहे का उत्पादन करने पर बल देगी? सरकार सोचेगी शिक्षा सेवा का उत्पादन हो, स्वास्थ्य सेवा का उत्पादन हो। इसी तरह अगर वस्तुओं की बात करें तो सरकार सोचेगी गेहूं का उत्पादन हो, चावल का उत्पादन हो। और कि सरकार कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरह बिल्कुल नहीं सोचेगी कि मार्केट में अगर बियर की डिमांड ज़्यादा है तो बियर का उत्पादन करके लाभ कमाया जाए। नहीं, वो सोच यहाँ पर होती है, यहाँ पर नहीं होती है। उसके बाद अगर हम देखें कि प्राइस का निर्धारण कौन करेगा? अगर सरकार सोशल वेलफेयर पर ध्यान दे रही है, सामाजिक कल्याण पर ध्यान दे रही है और सरकार चाह रही है कि सबका कल्याण हो, कुपोषण ना हो, गरीबी ना हो, तो प्राइस को कौन निर्धारित करेगा? गवर्नमेंट करेगी। कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। उसका जो लास्ट हम देखेंगे कि एग्जाम्पल कोई बताइए। तो अब ये कहना वर्ड में कि कोई भी इकोनॉमी पूरी तरीके से सोशलिस्ट इकोनॉमी है, शायद इतना सही नहीं होगा, या कहने से बचना चाहिए, क्योंकि अब मुझे भी नहीं लगता या किसी भी किताब में आप नहीं पाओगे कि किसी भी सोशलिस्ट इकोनॉमी में किसी भी देश का एकदम एग्जाम्पल दिया हो। ऐसा कोई बचा ही नहीं है जो पूरी तरीके से सोशलिस्ट इकोनॉमी हो। तो अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें इसका सोशलिस्ट इकोनॉमी का, तो हम क्या समझ सकते हैं? हम एग्जाम्पल इसका लिख सकते हैं, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं सोवियत यूनियन बिफोर 1991, यानी सोवियत संघ, जिसे हम आज रूस के नाम से जानते हैं, 1991 में जब उसका डिसइंटीग्रेशन या डिसोल्यूशन या विघटन नहीं हुआ था, उसके पहले जो सोवियत अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी? वो अर्थव्यवस्था थी सोशलिस्ट इकोनॉमी में। लेकिन प्रेजेंट में किसी भी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से समाजवादी अर्थव्यवस्था कहना शायद सही नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की, तो अगर मिक्स्ड इकोनॉमी की हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी का जन्मदाता कौन है, यानी ये मिक्स्ड इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया है। अगर मैं कहूं कि मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे डेवलप हुआ है तो ज़्यादा उचित होगा, लेकिन अगर फिर भी मैं एक नाम लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। कौन सा कॉन्सेप्ट? ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स ने कॉन्सेप्ट दिया था किसका? मिक्स्ड इकोनॉमी का, मिश्रित अर्थव्यवस्था का। क्यों दिया था ये पहले समझ लीजिए। दरअसल आपको पता होगा कि 1929 में एक बहुत बड़ी वैश्विक आर्थिक मंदी आती है जिसे ग्लोबल ग्रेट रिसेशन भी कहते हैं, ठीक है। उस समय क्या हुआ कि जितने भी अमेरिका और पश्चिमी कंट्रीज थे वहां पर मंदी कंट्रोल नहीं हो रही थी। मंदी का मतलब होता है मार्केट में डिमांड कम हो जाना और मार्केट पूरी तरह से बैठ जाना, लोगों का एम्प्लॉयमेंट छीनने लगता है। तो मोटा सा इतना मतलब समझिए, जब हम आगे पढ़ेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे कि मंदी का मतलब क्या होता है और कैसे आती है। तो उस समय ब्रिटेन और जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका वगैरह थे, तो ये कैसी इकोनॉमी थे? ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थे, लेकिन मंदी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो जो जॉन मेनार्ड कीन्स जो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने कहा कि अगर हमको मंदी को कंट्रोल करना है, रिसेशन को कंट्रोल करना है, तो हमें जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। किसमें? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। मतलब इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने कहा कि अगर हम सरकार कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, यहां पर हमने देखा था कि सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन जॉन मेनार्ड कीन्स ने क्या कहा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अगर सरकार भी थोड़ा हस्तक्षेप करे तो हम मंदी पर कंट्रोल कर सकते हैं। और उनकी अवधारणा सही भी साबित हुई, क्योंकि जब वेस्टर्न कंट्रीज की गवर्नमेंट ने क्या हुआ, सोशलिस्ट इकोनॉमी की कुछ विशेषताओं को उठाया, सरकार का थोड़ा सा हस्तक्षेप बढ़ाया, तो मंदी कंट्रोल हुई और वहीं से कॉन्सेप्ट निकला मिक्स्ड इकोनॉमी का, जो धीरे धीरे और डेवलप होता चला आ रहा है। तो ये मैंने कहानी बता दी। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की। तो अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी में बात करते हैं रिसोर्सेज की, कि आखिर ये रिसोर्सेज पर किसका कंट्रोल होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में, तो अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज पे प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट ओनरशिप होती है, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट ओनरशिप होती है।
यानी रिसोर्सेज में क्या होगा, जितने भी संसाधन होते हैं आप देखोगे कि कुछ फैक्ट्रियां सरकारी भी होंगी, कुछ फैक्ट्रियां प्राइवेट भी होंगी, इसी तरह कुछ स्कूल सरकारी भी होंगे, कुछ स्कूल प्राइवेट में भी होंगे। यानी जो अगर हम एक में शब्द लिखना चाहूं कि जो कोर एरियाज हैं, कोर एरियाज लाइक, अगर मैं कोर एरियाज की बात करूं, यानी मैं बात करता हूं एजुकेशन सेक्टर की, इसी तरह मैं बात कर दूं हेल्थ सेक्टर की, तो ऐसे कई कोर एरियाज हैं, उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन या हस्तक्षेप बना रहेगा। और जो भी अदर रिमेनिंग एरियाज हैं, अदर रिमेनिंग, अगर हम बात करें अदर रिमेनिंग एरियाज हैं, उस पर किसका नियंत्रण होगा, उस पर नियंत्रण होगा प्राइवेट सेक्टर का या निजी स्वामित्व होगा उस पर। ठीक है, अब ये सीधी सी बात आ गई कि अगर किसी इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर भी शामिल है तो क्या होगा। अगर प्राइवेट सेक्टर शामिल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट की बात होगी। ठीक है, प्रॉफिट भी होगा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट पर भी बल देगा। ठीक है ना। अगर हम बात करें किसी भी इकोनॉमी की तो हम देखेंगे क्या कि वहां पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इसमें इंक्लूड है। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी शामिल है, यानी गवर्नमेंट भी, सरकार का भी स्वामित्व है, गवर्नमेंट ओनरशिप भी है। तो अगर सरकार शामिल होगी तो हम क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखते हैं कि अगर सरकार शामिल है तो किस पे बल दिया रहा है, सोशल वेलफेयर पे। तो यहां सोशल वेलफेयर की भी भावना व्याप्त होगी, वेलफेयर की भी भावना व्याप्त होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किस बात की, प्राइस की, तो अगर हम प्राइस की बात करें तो समझ नहीं पाते हैं कि लोग यहां पर प्राइस का निर्धारण कैसे होता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जब निजी स्वामित्व होता है, प्राइवेट ओनरशिप होता है, तो प्राइस निर्धारित होते हैं डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर। लेकिन जब सरकार का स्वामित्व होता है तो प्राइस को कौन निर्धारित करता है, गवर्नमेंट निर्धारित करती है। तो यहां पर प्राइस को कौन निर्धारित करेगा, तो यहां पर भी जो प्राइस निर्धारित होते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर निर्धारित होते हैं। लेकिन क्या होता है कि गवर्नमेंट इसको रेगुलेट भी करती है, इन प्राइजेस को गवर्नमेंट क्या करेगी, रेगुलेट भी करेगी। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट छोड़ देगी कि आप कुछ भी प्राइस निर्धारित करिए। और इसका एग्जाम्पल, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत आसान है इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल लिखना बहुत आसान है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, इंडिया। तो ये हमने क्या समझा, तीनों में डिफरेंस। अब थोड़ा सा मैं मिक्स्ड इकोनॉमी पे जोड़ देता हूं। इसका कॉन्सेप्ट जो अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले जो बात आई वो जॉन मेनार्ड कीन की तरफ से आई 1929 की, जो ग्रेट रिसेशन या वैश्विक आर्थिक मंदी थी। उसके बाद इस इकोनॉमी में प्राइवेट और गवर्नमेंट ओनरशिप दोनों होती है। कैसे? मैं अगर इंडिया का एग्जांपल लेके चलिए तो आप देखोगे इंडिया में प्राइवेट सेक्टर भी है। स्कूल की बात करते हैं तो प्राइवेट स्कूल भी है, गवर्नमेंट स्कूल भी है। गरीब बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कूल है, इसलिए सोशल वेलफेयर होता है। और प्राइवेट जो अमीर लोग हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, तो प्राइवेट स्कूल प्रॉफिट कमाते हैं। प्राइस कैसे निर्धारित होता है, डिमांड एंड सप्लाई के। जैसे आप देखते हो कि कभी कभी प्याज या टमाटर का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कैसे निर्धारित होता है वो प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई पर। लेकिन आपने और एक बात देखी होगी कि जब भी टमाटर और प्याज का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो सरकार अपने बफर सिस्टम से उनकी सप्लाई बढ़ा देती है। सरकार प्याज और जो भी टमाटर या किसी भी वस्तु या सेवा का जब दाम बढ़ता है तो सरकार क्या करती है, अपनी तरफ से मार्केट में उसको डालती है और उसका दाम कम कर दी। तो मतलब गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है। और एग्जांपल इंडिया। तो ये हमने समझा क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज ऑन द बेसिस ऑफ रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो उम्मीद है कि आपको ये जो पहला हम इकोनॉमी का विभाजन शुरू करें ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्लासिफिकेशन समझेंगे। तो उम्मीद क्या है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए खुद, और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। सॉरी, मैं फिर से सब्सक्राइब बोल रहा था, लेकिन कितनी बार आप सब्सक्राइब करोगे, आप एक ही बार कर सकते हो। तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। थैंक यू।